हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। आज इस शेर के साथ हम आपके लिए पहली क्लासेस लेकर के आए हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आप लोगों की ख्वाहिश पर मैं जो है आज बीपीएससी टीआरई 4 के जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट के, सबके लिए आज की क्लास बहुत ही अहम होने जा रही है। तो मैं लेकर के आया हूँ लिसानियात, ज़बान के 8 ख़ानदानों को समझिए। पहले ज़बान के ख़ानदान को समझेंगे, फिर उसके बाप दादा को समझेंगे, उसके परदादा को समझ, सबको समझते चलेंगे। ठीक है ना। जब तक हम बेसिक्स से नहीं पढ़ेंगे, यानी चीज़ों को एकदम डीपली जा कर के नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। बीपीएससी के क्वेश्चन हो या यूजीसी नेट के हों या जो है DSSS के हों, ये सारी चीज़ को, तो इनको हम डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे तो चीज़ें सवाल हमारे लिए आसान होती जाएंगी। नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमें पल्ला नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ से पूछ लिया है। तो हमने शुरू किया है डीपली से, इसलिए अगर आप थोड़ा सा डीपली जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इससे बेहतर बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँ और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकूँ। ठीक है, तो चलिए हम आज की पहली लाइन पर चलेंगे। हम आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं, चलिए देखेंगे। क्या है आपसे हिंद आर्या की मुख्तसर तारीख को पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे? हिंद आर्या की मुख्तसर तारीख। अब ये आर्या समझेंगे पहले दोस्तों, हम क्या समझेंगे? आर्या को समझेंगे। ये आर्या क्या है? आर्या कहते हैं जो ईरान से हजरत यानी कि ईसा मसीह से 500 साल पहले भारत आए थे। कौन? ईसा मसीह से 500 साल पहले। कबले मसीह जिसको कहते हैं, काफ मीम का मतलब आप जानते होंगे। काफ मीम का मतलब हुआ कबले मसीह। कबले मसीह। आर्या जो है भारत में ये 500 साल पहले आए थे। 500 साल कबले मसीह आए थे। कबले मसीह आए थे और इसी की तारीख को हम आपको बताएंगे। और ये कौन सी ज़बान लेकर के आए थे, कैसे आए थे, वो सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए देखें, माहिरीन लिसानियात ने ज़बान को 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। कितने ख़ानदान में? 8 में। याद रखिएगा, सवाल आता है लिसानियात को कितने ख़ानदानों में तकसीम किया गया? खानदानों में। 8 खानदान में। क्या जवाब देंगे आप? 8 खानदानों में। चलिए, वो 8 खानदान कौन है? एक है हिंद यूरोपी, दूसरा आसामी, तीसरा हिंद चीनी, चौथा दड़ाउड़ी, पांचवा मुंडा, छठा अफ्रीका की बांतू और सातवां अमरीकी और आठवां मलायाई। ये 8 खानदान में ज़बान के विशेषज्ञों ने, भाषा के विशेषज्ञों ने ज़बान के खानदान को तकसीम किया। अब देखेंगे आगे हम, हिंद यूरोपी का इलाका सबसे ज़्यादा वसी है। हिंद यूरोपी का इलाका जो है क्या है? इलाका सबसे ज़्यादा वसी है, यानी सबसे ज़्यादा वसी इस इलाके में हिंद यूरोपी का खानदान बसा हुआ है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे देखेंगे, उन्होंने यूफनू यूगर के ख़ानदान का इलाका सबसे कम है। ये उन्होंने सबसे ज़्यादा वसी इलाका हिंद यूरोपी का है और उसके बाद यूफनू यूगर का सबसे कम इलाका है। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे ज़्यादा इलाका किसका? सबसे बड़ा ख़ानदान हिंद यूरोपी का, सबसे छोटा यूफनू यूगर का। और ये किस में आता है वो भी बताएंगे हम आपको। चलिए आगे देखिएगा। आसामी ख़ानदान में बहुत सी अहम ज़बानें आती हैं। अरबी और इब्रानी उसी से निकली है। आसामी ख़ानदान से कौन कौन सी ज़बान निकली है?
अरबी और इब्रानी। अरबी और इब्रानी ये किससे निकली है? आसामी से। ये आसामी वो आसाम नहीं है जो हमारे अभी हमारा राज्य जो भारत का है, ये अलग आसामी है। ठीक है। दराउड़ी जुनूबी हिंदुस्तान में बोली जाने वाली सभी ज़बानें उसी ज़बान की शाखें हैं। दराउड़ी कौन सी? दराउड़ी हम पढ़े अभी ना, 8 खानदानों में एक खानदान कौन सी है? दराउड़ी। ये जुनूबी हिंदुस्तान में यानी साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में बोली जाने वाली सभी ज़बानें इसी ज़बान की शाखाएं हैं। किसकी? दराउड़ी की। दराउड़ी की। और ये साउथ इंडिया में कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं देखेंगे। आपसे एग्ज़ाम में पूछ देता है, जैसे साउथ इंडिया का, भारत का साउथ इंडिया का नक्शा देख लेते हैं। ये है आपको नीचे वाला नक्शा, ये साउथ का नक्शा कहाँ का है? साउथ का। यहाँ पे आपको केरला आ जाता है, यहाँ पे तमिलनाडु आता है, यहाँ पे कर्नाटक आता है, यहाँ पे आंध्र आ जाता है। इनमें ये दराउड़ी का खानदानी इलाका है। किसका है? दराउड़ी का। तो देखेंगे दराउड़ी में कौन कौन सी ज़बान है? केरला है, केरला में कौन सा है? मलयालम। ठीक है। अगर कॉपी पेन लेके बैठिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास हो जाएगी और आपको और कई चीज़ें भटकने के लिए, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। केरला में मलयालम है। कर्नाटक में कौन सी है? कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़। और देखेंगे उसी तरह आंध्रा में कौन सी है? और तेलंगाना। आंध्रा तेलंगाना ये अलग अलग राज्य हैं, पहले एक थे दोनों, अब अलग हो गए। तो आंध्रा और तेलंगाना में कौन सी है? तेलुगु। ठीक है। बच गया कौन सा आपको? तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिल। समझ में आ गई? तो ये ज़बानें, एक कौन कौन सी ज़बान है? केरला में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्रा और तेलंगाना में तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल। ये ज़बानें जो है किस खानदान से निकली हुई है? तो दराउड़ी खानदान से निकली हुई है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को ताकि आपके जहन में याद है। लेकिन उर्दू हिंदी जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती है, क्या बताया गया यहाँ पे? उर्दू हिंदी जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती है वो हिंद यूरोपी है। यानी उर्दू हिंदी हिंद यूरोपी खानदान से निकली है। कौन? उर्दू हिंदी। इसीलिए इसको माँ जाई बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माँ जाई बहन। उर्दू हिंदी को क्या कहा जाता है? माँ जाई। दोनों की माँ कौन है? हिंद यूरोपी ही है। ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग अच्छे से? कहीं पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हों तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, आर्या हिंदू यूरोपी ज़बान बोलते थे। आर्या का, लेकिन उर्दू हिंदी जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती है वो हिंद यूरोपी है। क्या करते थे? आर्या क्या बोलते थे? आर्या जो है हिंद और यूरोपी ज़बान बोलते थे जो मशरिक़ व मगरिब में तकसीम हो गई। मशरिक़ तो जानते हैं यानी पूरब में, और मगरिब तो जानते हैं यानी पश्चिम में। पूरब में और पश्चिम में ये ज़बानें तकसीम हो गई। कौन? हिंद, जिसे हिंद से हिंदुस्तान हो गया आपका, यूरोपी से आपका यूरोप हो गया। तो ये दोनों मशरिक़ में तकसीम हो गई और मगरिब में तकसीम हो गई। चीज़ें समझ गए आप लोग? चलिए
हिंदुस्तान में आर्यों का दाखिला 500 कबले मसीह मुकर्रर की जा सकती है। यानी हिंदुस्तान में आर्य तकरीबन कब आए थे? 500 कबले मसीह। कबले मसीह इससे पहले बता चुका हूँ मैं। 500 ईस्वी से 500 ईस्वी पहले, जब ईस्वी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ईस्वी शुरू होती है और उसी से जो है अब तक 2004 2024 जो चल रहा है, तो इतना साल हो गया, 2400 साल हो गया, 2024 साल तकरीबन हो गया। अब जो है उससे 2000 साल से 500 पहले यानी 2500 तकरीबन 2500 साल पहले आर्या कहाँ आया था? आर्या हिंदुस्तान आया था। हिंदुस्तान आया था, आर्या लोग हिंदुस्तान आया था। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? ये लोग आता ईरान से आए थे। ये लोग कहाँ से? ईरान से आए थे। ईरान से आए थे। ठीक है, समझ गया। आगे और पढ़ेंगे ये कौन सी ज़बानें बोलते थे वो भी है। तो सवाल पूछ लेगा कि आर्यों का तकरीबन हिंदुस्तान में आमद कब हुआ? तो 500 कबले मसीह। ठीक है। हिंद ज़बान में शामिल फारसी और संस्कृत आई, यानी हिंद और यूरोपी जो है, हिंद व यूरोपी दोनों को बांट दिया यहाँ। हिंद में कौन कौन आ गई? फारसी और संस्कृत आई। और यूरोप में कौन कौन सी ज़बान आ गई? यूनानी और लातिनी और जर्मनियक, ये 3 ज़बान आ गई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सितम ग्रुप आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए। इन आर्यों की ज़बान संस्कृत कहलाई। सितम ग्रुप के जो आर्य भारत में दाखिल हुए थे, सितम ग्रुप वाले आर्य, इनकी ज़बान क्या कहलाई? संस्कृत ये लोग लेकर के आए, संस्कृत बोलते थे। ठीक है, चलिए माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान आर्याई ज़बान की तरक्कियों को 3 अदवार में तकसीम किया है। कितने अदवार में? 3 अदवार में। अभी हमने वहाँ पढ़ा कि माहिरीन लिसानियात ने कितने ख़ानदान में तकसीम किया था? 8 ख़ानदान में। वो ख़ानदान पढ़ लिए हम लोग। और यहाँ हिंद आर्याई ज़बान को, किसको? हिंद आर्याई को। वहाँ पढ़े हम एक जो है हिंद यूरोपी था, हिंद यूरोपी था, हिंद यूरोपी था। एक हिंद में बढ़ गया और एक यूरोप में बढ़ गया। ठीक है ना, यूरोप में बढ़ गया हिंद और यूरोप। हिंद में कौन कौन आ गया? फारसी आ गई और संस्कृत आ गई। ठीक है, संस्कृत आ गई, हिंद में आ गई। और यूरोप में क्या है? लातिनी आई। और उसके बाद कौन सा आ गया आपको? लातिनी, उसके बाद जर्मनियक, ये सारी चीज़ें। तो वही हिंद आर्याई जो है, इसको इसके तरक्की को 3 अदवार में तकसीम किया गया। वो 3 अदवार कौन सा देखेंगे? कदीम हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये 3 है। अब ये तीनों को समझेंगे हम, तीनों अदवार को। कदीम हिंद आर्याई 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह तक शुमार किया जाता है। ये कौन सा दौर शुमार किया जाता है? कदीम हिंद आर्याई। चलिए, और उस तरह यानी 1500 कबले मसीह समझ रहे होंगे, ईस्वी से पहले, ईस्वी से पहले काफ मीम कहलाता है, इसी को कबले मसीह कहते हैं। चलिए, और वस्त हिंद आर्याई 500 कबले मसीह से 1000 कबले मसीह तक, ये वस्त हिंद आर्याई कहलाता है। उसके बाद देखेंगे जदीद हिंद आर्याई का 1000 ईस्वी ताहाल मुकर्रर, यानी 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का जो है, ये क्या कहलाता है? जदीद हिंद आर्याई कहलाता है। इतनी चीज़ें समझ गए। चलिए आगे देखेंगे। कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है, जो इस तरह है। कदीम हिंद आर्याई को, जो हम पहला कदीम हिंद आर्याई पढ़े, जो 500 कबले मसीह से 1500 मसीह, इसको डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने क्या किया? 5 मंजिलों में तकसीम किया है।
कौन कौन मंजिल है, उन मंजिलों को हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। सवाल पूछ लेगा आपको, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने ये जो है कदीम हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया है, तो क्या बोलेंगे 5 अदवार में। अब वो 5 अदवार देखते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1 है वैदिक मंजिल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसी अहदे में लिखा जाता है। ये क्या है, ये हिंदुओं की धार्मिक किताब है, बहुत ही मुक़द्दस किताब है, जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं, सामवेद कहते हैं, अथर्ववेद। ये इसी काल में लिखा गया। कौन से काल में, वैदिक काल में लिखा गया, इसीलिए इसको वेद से वैदिक काल नाम दे दिए। इसको क्या किए, वेद से नाम पड़ गया इसका वैदिक मंजिल। ठीक है, अगर हिंदी में इसके इतिहास पढ़ेंगे तो उसको वैदिक काल कहा जाता है। अहदे पाणिनि मंजिल, अहदे पाणिनि की मंजिल, ये इसमें अशिष्ट अध्याय और पतंजलि की महाभाष्या इसी अहदे में लिखी गई। ठीक है, तीसरा देखेंगे रज़मिया मंजिल। रज़्म का मतलब जिसको जंग का मैदान कहते हैं, तो उसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है। इसी अहदे में महाभारत लिखी गई। ठीक है, चौथा देखेंगे दुनियावी मंजिल। इस दौर में संस्कृत सरकारी ज़बान बन जाती है और उसका ताल्लुक़ मज़हब से मुनक़ते हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं दुनियावी मंजिल। ठीक है, ये 4 मंजिल हो गई। और 5वीं मंजिल है टेक्साली मंजिल। इस अहदे में संस्कृत कवायद नवीसों की पाबंद होकर खुद को महदूद व महसूर कर लेती है। क्या करती है, खुद को महदूद व महसूर कर लेती है, यानी इतने कवायद उसके बांध दिया जाता है किसको, संस्कृत को, कि लोग जो है उसको चलना बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या हुआ, ये इसका धीरे धीरे वजूद ख़त्म होता चला गया कवायद की पाबंदियों की वजह से। ठीक है ना, ये 5 डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने इनको 5 अदवार में तकसीम किया है। वैदिक अदवार, अहदे पाणिनि मंजिल, रज़मिया मंजिल, दुनियावी मंजिल, टेक्साली मंजिल। समझ गए। वैदिक में 4 किताबें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इसी में लिखा गया। अशिष्ट उपाध्याय और महाभाष्या इसमें लिखी गई। महाभारत रज़मिया मंजिल में लिखी गई। दुनियावी में सरकारी ज़बान कहा गया इसको, संस्कृत को। टेक्साली में यह कवायद पर इतना टेक्स लगाया कि वो टेक्स वाला ही होकर रह गया। इस तरह चीज़ों को याद रख लेंगे। चलिए ऐसा पढ़िए कि याद हो जाए चीज़ें। ठीक है ना, चलिए हम आगे देखेंगे। प्रोफेसर ज्ञानचंद ने कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तकसीम किया है, एक वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। इन 2 अदवार में किसने क्या है, उधर कितने अदवार में क्या था, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को 5 अदवार में, और इसने 2 अदवार में तकसीम किया। अदवार किसकी जमा, दौर की जमा, जिसे वैदिक संस्कृत कहते हैं, क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। समझ गए ना। चलिए अब देखेंगे, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद क्लासिकल संस्कृत के नहीं, किसके, वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं, वैदिक संस्कृत के। ठीक है, सवाल आपसे ये पूछ लेगा कि हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद किसके नमूने मिले थे, तो क्या बोलेंगे, वैदिक संस्कृत के, वैदिक। चलिए समझ गए आप लोग। अगर कहीं से भी कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की क्लासेस लाऊं, तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के दरमियान। लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ लिए क्या, कदीम हिंद आर्याई अब तक पढ़ लिए। कदीम हिंद आर्याई मुख्तसर तौर पर लाया हूं जो आपके एग्जाम से। अब पढ़ेंगे हम क्या, वस्ती हिंद आर्याई।
ये 3 अदवार में जो तकसीम किया गया था, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। ठीक है, तो वस्ती हिंद आर्याई को पढ़ेंगे। इसके नीचे मैं मारूजी सवालात भी आपके लिए लेकर आया हूं, तो पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड सवालात भी हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, वस्ती हिंद आर्याई क्या है? माहिरीन ने 3 अदवार में तकसीम किया है वस्ती हिंद आर्याई को। पहला दौर 500 कबले मसीह से सन मसीह शुरू होने तक। पहला दौर कब है? 500 कबले मसीह से सन मसीह शुरू होने तक। ये दौर पाली का दौर है। इस दौर में जैन और बुद्ध मजहब की तालीमात मिलती रही है। ठीक है ना, पहला दौर में किसके? वस्ती हिंद आर्याई के, 500 कबले मसीह से मसीह शुरू होने तक, यानी ईस्वी शुरू होने तक। और दूसरा मसीह सन से 500 ईस्वी तक, ये दूसरा दौर है वस्ती हिंद का। और तीसरा है 500 से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। दूसरा दौर के बारे में यहाँ बताया गया। ये दूसरा दौर, ये अहद प्राकृतों के आगाज़ और इर्तिका का अहद है। अहद जानते हैं, ज़माना। ये प्राकृत ज़बान के आगाज़ और इर्तिका, यानी उसकी तरक्की और उसकी शुरुआत का दौर है। कौन सा दौर? ये दूसरा, 5 सन मसीह से 500 ईस्वी तक जो शुमार किया जाता है, यानी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का दौर जो है, ये प्राकृतिक ज़बान के आगाज़ का, उनके फलने का, पलने बढ़ने और जो है परवान चढ़ने का वक्त है। किस ज़बान के? प्राकृत के। चलिए आगे देखेंगे। तो प्राकृत का माना फितरी ज़बान के। प्राकृत का क्या माना है? फितरी ज़बान के। ये आवाम की बोली है। प्राकृत असल क्या है? ये आवाम की बोली है और इसका अदबी रूप पाली है। यानी प्राकृत का ही दूसरा नाम क्या कहलाएगा? पाली कहलाएगा, जिसको अदब बोलते हैं हम। जैसे उर्दू, बहुत सारी ज़बानें हम लोग घर में रहते हैं, कुछ और बोली बोलते हैं, लेकिन उस बोली को अगर हम सही से कन्वर्ट करें और आपको पूछा जाए आपकी ज़बान मादरी कौन है, तो आप कहेंगे क्या? उर्दू है। तो यही उर्दू है। प्राकृत तो बोली थी, लेकिन उसका अदबी ज़बान जो है क्या है? कि पाली है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। पाली बुद्ध मजहब की ज़बान है। महात्मा गौतम बुद्ध इसी ज़बान को बोलते थे। इसी ज़बान को बोलते थे और इसी ज़बान में मज़हब की तालीम भी दिया करते थे। पाली ही ज़बान में जो है महात्मा बुद्ध मज़हब की तालीम भी दिया करते थे। ठीक है, समझ गए। दूसरी, प्राकृत की माहिरीन हस्बे झेल 5 शक्लें बताई है। और दूसरे प्राकृत की जो है माहिरीन ने क्या कहा है? इसकी 5 शक्लें बताई है प्राकृत की। वो कौन कौन सी शक्लें हैं देखेंगे। प्राकृत जो पाली है उसकी शक्लें देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना। नंबर 1 महाराष्ट्री, नंबर 2 शोरशिनी, नंबर 3 मगधी, नंबर 4 अर्ध मगधी, नंबर 4 देखिएगा क्या क्या है। ये 5 शक्लें अच्छे से देखेंगे हम लोग। महाराष्ट्री देख लिए, जिसमें मराठी ज़बान इसी से निकली है। और उधर शोरशिनी देख लिए, इससे यानी मथुरा का इलाका, इसमें संस्कृत की गहरी छाप नज़र आती है। ठीक है, शोरशिनी में। और मगधी देखेंगे, ये पूरे मशरिकी हिंदुस्तान में बोली जाती थी। कौन? मगधी। इसका मरकज़ मगध यानी जुनूबी बिहार था। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखेंगे। अर्ध मगधी, इसका मरकज़ अवध और मशरिकी उत्तर प्रदेश था। अर्ध मगधी का अवध और उत्तर प्रदेश था। अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन इसी प्राकृत को अपनाया था। किस प्राकृत को? अर्ध मगधी को। अशोक भी और गौतम बुद्ध भी और महावीर, जैन भी। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे। 5वां है इसका पशपाजी। पुष्पाजी कहिए, पशपाजी कहिए। ये क्या है? पशपाजी कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। कश्मीर और पंजाब के इलाके की क्या थी? ये प्राकृत थी। याद रहे कि संस्कृत में पशपाजी को क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। पशपाजी को संस्कृत में क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। तो ये 5, ये क्या 5 थे? ये प्राकृत की एक किस्म थी, जिसको जो है प्राकृत की शक्लें थी। दूसरी प्राकृत की माहिरीन ने 5 शक्लें बताई थी। महाराष्ट्री, शोरसिनी, मगधी, अर्धमगधी और पशपाजी। तो इतनी चीज़ें हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं आपको क्या पढ़ाया? अभी आपको पढ़ाया कि ज़बान की कितने ख़ानदानों में बांटा गया? तो 8 ख़ानदानों में बताया गया। तो इनको कितने अदवार में?
तो उसके बाद हिंद यूरोपी, ये 8 खानदान कौन सी है, तो 8 खानदान जो है ये सारी बताया गया आपको कि हिंद यूरोपी इसमें से पहले खानदान है। पहला खानदान कौन सा, हिंद यूरोपी। और हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया, 3 अदवार में तकसीम किया गया। वो कौन कौन है, एक कदीम हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई, उसके बाद वस्ती हिंद आर्याई, उसके बाद क्या है, वस्ती हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई पढ़ाया। अब हम आपका बाकी रह गया जदीद हिंद आर्याई, ये हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे। आप लोग बने रहिएगा, और क्लासेस अच्छी लगी तो कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं इससे बेहतर क्लासेस आपके लिए लेकर पे आया हूँ। तो जदीद हिंद आर्याई हम अगले क्लास में पढ़ेंगे आपको। अगर आपको ये PDF चाहिए तो यहाँ आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा नंबर, उस पर मैसेज करके ये PDF आप हासिल कर सकते हैं। चलिए मारूजी सवालात देखेंगे, जो मैं अभी पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड मैं सवाल भी कुछ लेकर आया हूँ, उस सवाल को देख लीजिएगा। सवाल नंबर 1 है, माहिरी लिसानियात ने ज़बान को कितने खानदानों में तकसीम किया है, तो क्या बोलेंगे, 8 खानदानों में तकसीम किया, अभी मैं पढ़ा चुका आपको। चलिए सवाल ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 2, उर्दू और हिंदी ये किस खानदान की पैदावार है, तो क्या बोलेंगे, ये हिंद यूरोपी की पैदावार है। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखेंगे, अरबी और इब्रानी कौन से ज़बान से निकली है, अरबी और इब्रानी कौन से ज़बान से निकली है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब असामी से निकली है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे, आर्या कौन सी ज़बान बोलते थे, असामी, हिंद यूरोपी, अमरीकी, अफ्रीकी बांतो, तो ये हिंद यूरोपी खानदान में की ज़बान बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। ठीक है ना, हिंद यूरोपी। चलिए हिंद यूरोपी संस्कृत कौन से खानदान की ज़बान है, तो हिंद यूरोपी की है। सवाल नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, हिंदुस्तान में आर्यों का दाखिला कब हुआ, तो वही बताया था अभी, 500 कबले मसीह, राइट, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे, माहिरी लिसानियात ने ज़बान को कितने अदवार में, बताएं ना, कितने अदवार में तकसीम किया है, तो कितने अदवार में तकसीम किया, 3 अदवार में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। कदीम, वस्ती, जदीद, ये तो यही 3 अदवार है ना। ठीक है ना। चलिए उसके बाद सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7, वस्त हिंद आर्याई दौर कब से कब तक कहलाता है, क्या है, ये 500 से 1000 कबले मसीह तक ये वस्त हिंद आर्याई का दौर कहलाता है। राइट आंसर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे, कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कितने मंजिलों में तकसीम किया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 5 मंजिलों में। कौन कौन सी मंजिल है, वही अहदे पानिनी मंजिल, उसके बाद शोरशीनी मंजिल, उसके बाद रज़मिया मंजिल, उसके बाद आपको जो है वैदिक मंजिल, ठीक है ना, या और उसके बाद आपको दुनियावी मंजिल। ठीक है, दुनियावी मंजिल, ये 5 मंजिल में जो है, ये 5 मंजिल में तकसीम किया गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9, महाभारत कौन से दौर में लिखी गई, महाभारत कौन से दौर में लिखी गई, वैदिक मंजिल में, रज़मिया मंजिल, दुनियावी, टकसाली, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रज़मिया मंजिल में महाभारत लिखी गई। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे, प्रोफेसर ज्ञानचंद ने हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया, 4 में, 9 में, 8 में, 2 में, वही वैदिक संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत, ये 2 अदवार में तकसीम किया। क्लासिकल संस्कृत किसने, प्रोफेसर ज्ञानचंद ने। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
सवाल है 4, सवाल नंबर 11 देखेंगे। प्राकृत के माना क्या है? प्राकृत के माना क्या है? फितरी ज़बान, अपनी ज़बान, मुश्किल ज़बान, आसान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यही हो जाएगा, फितरी ज़बान। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध किस ज़बान में मजहब की तालीम दिया करते थे? तो संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, मराठी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोनों ये सही हो जाएगा, पाली और प्राकृत। प्राकृत की तो अदबी शक्ल पाली है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये दोनों सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे। दूसरी प्राकृत जबान की कितनी शक्लें बताई हैं? तो कितनी शक्लें? 5 शक्लें बताई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल एमन एकेडमी से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और इस PDF को हासिल करके इस WhatsApp नंबर पर आप जो है मैसेज करके ये PDF हासिल कर सकते हैं। तो हम आपके लिए इसी तरह की क्लासेस लाते रहेंगे। अगर आपको ये क्लासेस मेरे दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए और आपके ग्रुप में जितने आपके मोबाइल में ग्रुप है सारों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है एक क्लास से और भी बहुत सारे लोग एक साथ फ़ायदा उठा सकें। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आप सबका हमारे क्लास पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।